स्कूल चलो अभियान 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन से इस सेशन को प्रारंभ किया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब स्कूल चलो अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना संजीदा हुआ कि लोक भवन से इस एक आगामी सत्र को प्रारंभ करता है। इसका मायने है, इसका संदेश है कि कहीं ना कहीं वह शिक्षा विभाग को, खासकर बेसिक शिक्षा को यह संदेश देना चाहता हो कि इस बार बेसिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के शिक्षा के साथ किसी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया। अब इससे एक और संदेश जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि सेशन प्रारंभ हो गया, सत्र चालू हो गया, इसके बावजूद स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का रोया जाता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री स्वयं इस सत्र का प्रारंभ करते हुए पाठ्य पुस्तकों का वितरण यदि कर दिया तो यह संदेश दे देना हुआ कि आगामी सत्र में किसी भी तरह की शिक्षा से हीला हवाली नहीं किया जा सकता और सभी को पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने का मतलब कि सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ संचारी संक्रमण रोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक अभियान आज तेज कर दिया। कुल मिलाकर जिस तरह योगी सरकार ने एक साल पर अपने एक पोस्टर को निकाला था कि नई पहचान, ऊंची उड़ान, नई उड़ान, नई पहचान, और जैसे सुरक्षा, विकास और रोजगार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी के तहत शिक्षा में और सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के विकास के भी साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज शिक्षा सत्र का प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह एक माइलस्टोन बनेगा। कैमरामैन संदीप पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। पहल ये है कि रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिसको VTS कहा जाता है, यानी कि व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस। इस डिवाइस को लगाने में 50 करोड़ की लागत है और इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में, पिंक बसों में महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए ये डिवाइस लगाया जाएगा। इस डिवाइस की मदद से कि जितनी भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, जिनके साथ छेड़खानी हो रही है या कोई दुर्घटना या कोई हादसा या कोई ऐसी घटना हो गई जिससे वह संतुष्ट हैं, इस डिवाइस की मदद लेकर वो जो क्षेत्रीय थाना होगा, जो पड़ोस का थाना होगा, उस पर सूचना दे सकती हैं। परिवहन मंत्रालय में भी इस पैनिक बटन से सूचना मिल जाएगी। लखनऊ इसका हेड ऑफिस बनाया गया है इसको ट्रैकिंग करने का। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लाभकारी कदम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। इस समय हम कुशीनगर जनपद के बांसी धाम मेला में उपस्थित हैं और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल करमहवा बांसी धाम के नाम से है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान का रैली निकाला गया था और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया था, जिसमें आपको हम बता दें कि यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे, सदर विधायक मनीष जायसवाल और यहाँ बिष्णुपुरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी और जिला के शिक्षा बेसिक अधिकारी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। और यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ के स्कूल के बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छा गुण देखने को मिला, जो अपना कार्यक्रम किया लोग। और यहाँ पे सीडीओ और सांसद के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और जनता को ये भी सरकार के बारे में बताया गया कि सरकार क्या क्या पहल करा रही है, उसके बारे में सारे अधिकारी और सांसद प्रतिनिधि लोग जनता को दिशा निर्देश दिया। मैं और आपको बता दूं कि यहाँ के बच्चे जिला लेवल से लेकर और प्रदेश लेवल तक प्रतिभागी हुए हैं। मैं उमेश कुमार, प्राइम न्यूज़, कुशीनगर। इस
समय हम कुशीनगर जनपद के बांसी धाम मेला में उपस्थित हैं और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल करमहवा बांसी धाम के नाम से है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान का रैली निकाला गया था और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया था, जिसमें आपको हम बता दें कि यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद विजय कुमार दुबे, सदर विधायक मनीष जायसवाल और यहाँ बिस्पुरा ब्लॉक के ब्लॉक नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं अवधेश अवस्थी। जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि औरैया में किस तरीके से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि औरैया के संयुक्त जिला चिकित्सालय 50 सैया में कैमरे लगाए गए हैं। अब तीसरी नज़र से औरैया में किस तरीके की है स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर नज़र रखी जा रही हैं। लगातार देखा जा रहा था कि चाहे अराजक तत्वों की बात कर दें तो अस्पताल कैंपस से चोरी आदि की घटनाएं भी कारित होती थीं। अब तीसरी आंख के पहरे से अब इन अपराधों पर भी अंकुश लगेगी। वहीं देखा जाता था कि लगातार कहीं ऐसे भी मामले देखने को मिलते थे कि तीमारदारों के द्वारा डॉक्टरों या कर्मचारियों से अभद्रता की जाती थी। अब इस पर भी तीसरी आंख की नज़र होगी और अभद्रता पर भी रोक लग सकेगी। वहीं आपको बता दें कि जहां देखा जाता था कि डॉक्टरों की लेट लतीफ़ी के भी मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब डॉक्टरों पर भी नज़र होगी और वह भी जो है CMS राजेश मोहन गुप्ता उस पर बराबर नज़र तो बनाए ही हुए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए वहां पर एक टीवी भी लगाई गई है, जहां से वह लगातार निगरानी भी करते हैं। इसके साथ ही इन सीसीटीवी कैमरों को ऊपर अधिकारियों की भी निगरानी रहेगी, जिससे अस्पताल की हर कदम पर नज़र रहेगी। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़ औरैया। मैं इस वक्त बांदा जनपद के महोकर ग्राम पंचायत के एक पुरवा पर खड़ा हूं, जहां कल देर शाम भयानक बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस ओलावृष्टि से जनपद के 70% किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह पानी में गेहूं की फसल पड़ी हुई है और ये गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो ये दूसरी तरफ खेत है। इन खेतों को देखिए, खड़ी फसल किस तरह गिरी पड़ी हुई है और इससे किसान पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। यूं कहें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की भरपाई के लिए ज़िले के ज़िला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर उनका सर्वे करा करके तत्काल भुगतान करने की कोशिश की जाए। हालांकि पिछले हफ्ते 2 किसानों को हार्ट अटैक आया था। वजह थी कि उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अब ये देखना है कि दीपा रंजन जिलाधिकारी किसानों के लिए कितना मसीहा बनती हैं। हालांकि इंद्रदेव ने बेमौसम जो बारिश की है उससे किसान खासा परेशान हैं। अब ये भरपाई कब तक हो पाती है ये तो भविष्य के गर्द में छिपा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। यूपी के शाहजहांपुर में कक्षा 7 में फेल हो जाने के कारण एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसकी इस घटना के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र के अटसलिया गांव में कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र का जब रिज़ल्ट आया तो वह उसमें फेल हो गया। इस कारण वह शुक्रवार की रात से अपने घर से कहीं निकल गया। परिजनों ने घर से लेकर आसपास के रिश्तेदारी में और हर जगह उसको तलाशा, लेकिन वह नहीं मिला। आज शनिवार सुबह जब घर के कमरे में पंखे के कुंडे से उसके शव को लटका देखा गया तो
तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पाकर थाना रौजा पुलिस उसके घर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं सीओ सदर अमित चौरसिया से इस मामले में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक छात्र की जेब से 160 नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था कि वह स्कूल नहीं जाना चाहता है। परिवार के लोग उसे जबरन स्कूल भेजते हैं, इससे क्षुब्ध होकर वह आत्महत्या कर रहा है। वहीं छात्र के परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि स्कूल का ही एक टीचर उससे ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाता था। जब उस छात्र ने उस टीचर से ट्यूशन पढ़ना नहीं पड़ी और तो उसके एवज में उसने पास करने के लिए उस छात्र से 5,000 रुपये की डिमांड की। तो आरोप परिजनों के ये हैं और पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में स्कूल भेजने को लेकर छात्र क्षुब्ध था। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी संदिग्ध है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। हकीकत क्या है, पुलिस तफ्तीश करने में जुटी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस की तफ्तीश के बाद आगे सच्चाई क्या निकलती है, ये देखने की बात होगी। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। जनपद जालौन में आज एक निर्माणाधीन बिल्डिंग सुबह सुबह गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दबकर के गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, ये पूरा मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक के सामने वाली निर्माणाधीन बिल्डिंग का है, जिस बिल्डिंग में आज सुबह काम किया जा रहा था। काम करने के अज्ञात कारणों की वजह से वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। धराशायी होने से जो काम कर रहे हैं मौके पर 3 मजदूर दब गए थे। जब उनके दबने की सूचना आसपास के लोगों को मिली तो लोगों ने उनको बाहर निकाला। उन 3 मजदूरों में से एक मजदूर की हालत बहुत गंभीर थी और जो जिला अस्पताल उरई तीनों मजदूर को लाया जा रहा था, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें, इस तरह की जो दुर्घटना है इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मानक है, सेफ्टी है, मजदूरों की सेफ्टी है, उसका उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिला है और इस वजह से ये हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है और एक मजदूर की इसमें मौत हो गई है। कैमरामैन विकास के साथ अरविंद पटेल, जनपद जालौन, प्राइम न्यूज़। जी, मंटोला थाना क्षेत्र के सदर भट्टी इलाके में ये भीषण आग लगी है और आप देख सकते हैं जिस तरह ये आग लगी है। यहाँ पर जूते के केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी और इसके चारों तरफ यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिहायशी एरिया है जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, घनी बस्ती है और इतनी घनी बस्ती के अंदर किस तरह से केमिकल फैक्ट्री लगाई गई पता नहीं। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से केमिकल फैक्ट्री में लगातार आग बुझाने के लिए जो दमकल कर्मचारी लगे हुए हैं, 8 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने में लगी हुई हैं। पूरी तरह से शहर का प्रशासन यहाँ पर आ चुका है और काफ़ी मात्रा में आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आग जिस तरह लगी है, क्या कारण रहे इसके अभी जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी जो भी प्रयास हैं इसको बुझाने किए जा रहे हैं। लगातार काफ़ी टाइम से ये आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आग पर लेकिन कोई काबू नहीं पाया जा रहा है और जिस तरह ये कर्मचारी यहाँ पर अलग अलग तरीके से आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे गेट से अभी आपको दिखाएंगे हम कि वहाँ पर एंगल लाकर उसमें आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह दमकल की गाड़ियों से पानी के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और भी कुछ इस पर केमिकल डाले जा रहे हैं जिनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। मुकुट चौधरी, प्राइम न्यूज़, आगरा। उत्तर प्रदेश के योगी राज में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। सहारनपुर में भी सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बीती 1 मार्च को थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट की घटना में 2 बदमाश 16 मार्च को गिरफ्तार कर लिए गए थे और एक बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसका नाम अभिनव राणा था। पुलिस के बढ़ते दबाव और कार्रवाई के चलते इस अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और कल बीती शाम यह अभियुक्त अभिनव राणा 40,000 की लूट की रकम के साथ अपने सामने तख्ती लगाकर थाना फतेहपुर में जाकर इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये अभिनव राणा देहरादून में छुपा हुआ था और ये बुढ़ाना का रहने वाला है। पुलिस का लगातार इस अभियुक्त पर दबाव बना हुआ था। इसको एक सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिसको लेकर सब जगह पुलिस का
चर्चा हो रहा है कि पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगना शुरू हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जिसमें लूट की रकम के साथ अभियुक्त जिसने लूट की थी उसका तीसरा अभियुक्त थाना फतेहपुर में जाकर लूट की रकम के साथ जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। लगातार पुलिस इस अभियुक्त अभिनव राणा के ठिकानों पर, इनके रिश्तेदारों पर लगातार छापेमारी कर रही थी, उनकी सुरागरसी कर रही थी और इसको डर था कि कहीं पुलिस इसका एनकाउंटर ना कर दे, क्योंकि ये 25,000 रुपए भी इस पर इनाम घोषित किया हुआ था। इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने पत्रकारों को दी है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। मेरठ में ओवरलोडिंग ट्रक की वजह से एक अंग्रेजों के जमाने का पुल टूट गया। ओवरलोडिंग ट्रक उस पुल से गुजर रहा था और पूरा पुल जो टूट गया और ट्रक जो है नदी में जा गिरा। चालक और परिचालक ने अपनी जान कूदकर बचाई है। वहीं आपको बता दें कि मेरठ के सदना थाना क्षेत्र के सलावा गांव के पास की घटना है। जो ये पुल जो था वो गांव में जाने के लिए था, वहीं अंग्रेजों के जमाने का ये पुल बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग ट्रक जो इससे गुजर रहा था तब ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने ये राहत कार्य वहां पर शुरू कर दिया है और ट्रक चालक और परिचालक ने कूदकर जान बचाई। वहीं बड़ी लापरवाही सामने यह भी आई है, अगर ये पुल कमजोर था तो इस पर पहले बैरिकेडिंग या कोई निशानदेही क्यों नहीं बनाई गई। इससे पहले चिन्हित किया जा सकता था कि पुल कमजोर हो चुका है, इस पर कोई जो ओवरलोडिंग ट्रक ना गुजरे या बड़े वाहन ना गुजरे तो यह हादसा होने से बच सकता था और यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। अगर इसके आगे पीछे कोई बड़ा वाहन होता या छोटा वाहन होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती। और बड़ी लापरवाही ये भी है कि इस पर बैरिकेडिंग होती तो ये ओवरलोडिंग ट्रक इस पर ना गुजरता। रोडी रस से भरा हुआ ये ट्रक था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी गनीमत ये भी रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, जिला प्रशासन किस पर कैसे कार्रवाई करता है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज मेरठ। संभल में एक पेड़ की शाखाओं पर नवजात मृत बच्ची का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल आपको बता दें, संभल में 3 दिन पुराना शव मिलने से पेड़ की शाखाओं पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि बच्ची का जन्म हुआ, उसके 1 दिन बाद बच्ची की डेथ हो गई थी और वहीं परिजनों ने बच्ची के लिए कब्रिस्तान में जाकर अंतिम संस्कार कराया था। उसके तदुपरांत दूसरे दिन जानकारी मिली परिजनों को कि जो शव जो था वो पेड़ की शाखाओं पर रखा है और वहीं सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि जो शरारती तत्व या फिर किसी जंगली जानवर के द्वारा जो मृत बच्ची का जो शव था वो पेड़ की शाखाओं पर रखा मिला और उसके शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह के जो वाकया संभल में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल दिल दहराने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से जो मृत बच्ची का शव 3 दिन पुराना शव था और 3 दिन पहले बच्ची का जन्म हुआ और वहीं डॉक्टर ने उसको 1 दिन बाद ही मृत घोषित कर दिया। बच्ची का अंतिम संस्कार परिजनों ने किया, उसमें जो कब्रिस्तान में जाके उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद जो है उसका सब पेड़ की शाखाओं पर रखा मिला। तो एक अपने आप में घिनौनी। मैनपुरी में 2 पार्टियों के बीच ज़बरदस्त फायरिंग हुई। ये पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना बेबर क्षेत्र का है, जहां पर रामनवमी के अवसर पर एक दावत भंडारे के दौरान ये घटना घटित हुई। पूरा मामला ग्राम बेबर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ई का है, जहां पर रामनवमी के भंडारा चल रहा था। वहां पर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान दोनों के ही बीच दावत के दौरान कहासुनी हो गई। कहासुनी विवाद में बदल गई और वहां पर मारपीट होने लगी। हालांकि जो मौजूदा प्रधान है वो काफ़ी दबंग है, अपने साथ सरकारी गनर भी लेके चलता है और उसकी दबंगई चरम पर है। उसके साथ उसके गुर्गे हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो वहाँ पर उसको बात नागुजार हुई और उसने वहाँ से आने के बाद देर रात वहाँ पर जो पूर्व प्रधान हैं उनके घर पर पहुँचे और वहाँ पर गाली गलौज कर फायरिंग करने लगे। मौजूदा प्रधान के साथ जो कि दबंग है उसके साथ 4-5 उनके गुर्गे भी थे, जिन्होंने वहाँ पर गांव में फायरिंग की और दहशत का माहौल बन गया। वहाँ पर पूर्व प्रधान का बेटा 11 वर्षीय
उसको गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर मौजूदा प्रधान वहां पर धमकी देकर वहां से फरार, अपने साथियों के साथ फरार हो गया, जिसकी शिकायत जिसकी सूचना बेवर थाना पुलिस को मिली और घटनास्थल पर बेवर थाना इंस्पेक्टर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से आरोपी मौके से फरार हो चुका था। तहरीर मिलने पर पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, मुकदमा दर्ज कराया गया। जो आरोपी प्रधान है उसके विरुद्ध और उसके 4 अन्य साथियों के साथ मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि कुछ ही घंटों में बेवर पुलिस को सफलता मिली और जो मौजूदा दबंग प्रधान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो मौजूदा प्रधान है वह उसकी पत्नी है उसकी जगह, तो वो प्रधान प्रतिनिधि है, तो उसकी दबंगी इस कदर है, लोग उससे डरते हैं और उसने घटना को अंजाम दे दिया। ये पूरा उसका मकसद था, जो गांव में फायरिंग करना, लोगों के बीच दहशत फैलाना, इस तरीके का पूरा उसने माहौल बनाया था, जिसमें पूर्व प्रधान का बेटा उसमें उसका शिकार हुआ और उसको गोली लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि कुछ ही घंटों में बेवर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा। जो पूर्व प्रधान है उनका कहना है कि उन्होंने आते ही हमारे गांव पर आकर मकान पर चढ़कर फायरिंग कर दी, जिसमें उनका बेटा जो 11 वर्षीय था वो सामने निकल कर आया, जिसको उन्होंने गोली मार दी और उसके बाद उसकी मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि जो पूर्व प्रधान है उनकी पूरा पुलिस ने बयान लिए और उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया। जो मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब लिखा पढ़ी कर उनको जेल भेजा जाएगा। हालांकि अभी पूछताछ उस पर चल रही है, इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्या मकसद था उनका, या पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी। ये अब मामला सामने खुलकर आएगा। अब जो और आरोपी पकड़े जाएंगे तो पूरा मामला पारदर्शिता से सामने आ जाएगा। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। संभल में तेज़ रफ्तार का कहर लगातार जारी है और अधिकांश खतरे जो हैं जो ओवर स्पीड की वजह से सामने आ रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क हादसे में लोगों की मौत भी हो रही है। बाकी आज संभल जनपद के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के उधनपुर गांव हाईवे का है और जहां आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज़ रफ्तार इको कार एक ट्रैक्टर और ट्राली में जा घुसी, जिससे मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है। और जो इको जो अनियंत्रित थी, तेज़ रफ्तार थी और रफ्तार का कहर जिस तरह से चला उस तरह से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनमें देखना हड़कंप मच गया। देर रात का ये पूरा वाकया है। तेज़ रफ्तार जो इको कार है पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी, जिससे जो 2 लोग थे इको सवार उसकी मौत हुई है। और वहीं जिस तरह से जो घायल अवस्था में थे, वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस के द्वारा CSC गुन्नौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और वहीं चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस तरह से घटना लगातार सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो संभल प्रशासन है अलर्ट मोड पर दिख रहा है और लगातार जो घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए संभल जिला प्रशासन अलर्ट है, निर्देश दे रहा है। लेकिन जो लोग हैं, चालक जो जिम्मेदार लोग हैं, चालक जो हैं वो शराब पीकर या ओवर स्पीड में वाहनों को चलाते हैं और अनियंत्रित वाहन अधिकांश जो है किसी पेड़ में ठुकते हैं या फिर कहीं किसी वाहन में टकरा जाते हैं, तो जिससे अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। और वहीं जिस तरह से सड़क हादसा हुआ है, एक भयावह तस्वीरें सामने आई हैं और वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और उन तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है और जो ट्रैक्टर चालक है वो मौके से फरार है और वहीं जो सब हैं उनको कब्जे में कर PM को भेज दिया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़।